तक पतरी वालिया लेख मेरे मेरे हाथ विच डिंगियां लीका ने। तो आज जनाब हम थोड़ा सा जरा ट्रेंड जरा चेंज करेंगे और आज हम बात करेंगे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से, क्योंकि और जी जनाब आज सारा दिन जो है वो आज जो है वो ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड रहा उनका, और जो है वो उसके हवाले से काफी सारी चीजें। लेकिन हम थोड़ा सा जरा जो है वो हमारा जो पर्सपेक्टिव है जरा हल्का सा जरा डिफरेंट होगा, क्योंकि बहसियत प्रोड्यूसर और मैं और बहसियत एंकर मालिक साहब का हमेशा एक नजरिया ये रहा है कि हम लोग किसने क्या किया वो जरा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके किरदार में, उसकी शख्सियत में मनफी जो है वो चीजें, उसकी मुस्बत चीजें और उसके इर्द गिर्द के जो हालात हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं वो जो है वो उन सर्कमस्टांसेस को कैसे बैलेंस और अनबैलेंस करती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके पीछे जो एक माइंडसेट चल रहा होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो मलिक साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि अलामा पामिस्ट्री हैं, मरहूम मतीउर रहमान साहब ने इनको ये टाइटल दिया था। तो आज हम जनाब बात करेंगे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के हवाले से, उनकी कुछ पामिस्ट्री के हवाले से, उनकी लकीरों के हवाले से, और आगे क्या होगा। तो जी मलिक साहब, क्या हाल अहवाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आपके? ठीक हैं जी? मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, तो क्या कहाँ से बात स्टार्ट करेंगे? डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ तो आपका बड़ा पुराना आपका ताल्लुक था, मेरे ख्याल में उस दौर में जब ये डॉक्टर के इलेक्शंस जो है वो लड़ने में इंटरेस्टेड थी और आपने उनको कहा था कि जनाब आप किधर फिर रही हैं, मेन स्ट्रीम इलेक्शंस में आए। तो वो जरा थोड़ा सा एक तमहीद बांधे और उसके बाद फिर हम हाथ के प्रिंट्स के हिसाब से उसको डिस्कस करते चले जाएंगे। अच्छा जी, जब डॉक्टर साहब फर्स्ट टाइम तशरीफ लाई हैं तो एक खूबसूरत लड़की के साथ मेरे दफ्तर तशरीफ लाई। अच्छा, तो दोनों ख्वातीन को मैंने वेलकम कहा और ये किसी के रेफरेंस से फोन करवा के तशरीफ लाई थी। ये कौन से सन की बात थी ये? ये जनाब आप लगा लें कि इनका दौर था 98, परवेज मुशर्रफ का पहला दौर जो था चल रहा, 98, 99, दौर से पहले का। हाँ हाँ सही, चले ठीक हो गया। 99 से पहले तशरीफ लाई थी, काफी अरसा 99 से पहले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हाथ देखने के बाद इन्होंने मुझे से जो पहला क्वेश्चन किया वो ये था कि डॉक्टर्स फोरम के एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं। अच्छा, तो मैंने इन्हें गुजारिश पेश की कि आप मुस्तकबिल की 2012 में वीडियो भी पड़ा है यूट्यूब पर इनका, जी कि बिल्कुल। आप मुस्तकबिल की एमएन मिनिस्टर और बा इख्तियार खातून है, तो मिलते रहिएगा। फिर उसके बाद ये जब तशरीफ लाई हैं परवेज मुशर्रफ साहब के इलेक्शन में, जब वो जिसमें ख्वातीन की नशस्तें भी थी, तो फिर दोबारा तशरीफ लाई। तो मैंने कहा कि आप ऐसे कीजिएगा कि ख्वातीन की नशस्तों से इलेक्शन लड़िए, ये पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म है इनके, जब आप हैंड प्रिंट दिखा रहे होंगे तो हल्का 111 पीपी भी लिखा हुआ है अभी तक। और इनके जो अपोनेंट कैंडिडेट था, आई मीन के इजाज कुछ इसी तरह का नाम था जो मुझे याद आ रहा है। तो मैंने इन्हें कहा कि आप इलेक्शन में नहीं जाएंगी, बल्कि अपना ख्वातीन के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़। कहने लगी कि मैं क्या करूं। मैंने कहा आप काफ लीग ज्वाइन करें। काफ लीग ज्वाइन कर ली। काफ लीग ज्वाइन करने के बाद ये फिर मियां अजहर साहब के पास गई। आज उनके फर्जंदे अर्जुमन हमाद अजहर साहब के साथ भी मैंने पहला प्रोग्राम जो है ना जी, अंडर द सुपरविजन ऑफ जनाब किबला मोहतरम राज जुल्फकार किया था। तो जब ये तशरीफ लाए थे तो मैंने कहा जी अगली नस्ल आ गई। तो हमाद अजहर कहने लगे हाँ जी आ गई। मैंने कहा नस्ल हमने गुलाम है आपके, तो इसी गुलामी में हमारी जिंदगी गुजर जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें हम कितनी शरीफ कौम है कि पहले उनके वालिद मोहतरम और अब उनकी गुलामी में भी है। और पहला शो मैंने हमाद अजहर साहब के साथ था, राह जुल्फकार साहब, और उसमें हम गेस्ट थे और राह जुल्फकार उसके थे मेजबान। अच्छा चले, ये तो हो गया जनाब। अच्छा फिर मैं आपको थोड़ी सी और बात बताने जा रहा हूँ कि इनको मियां अजहर साहब ने 72वें नंबर पे रखा।
अच्छा, यानी उस वक्त को मेन स्ट्रीम की पॉलिटिशियन नहीं थी डॉक्टर फिरदौस? ना 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 ना, बिल्कुल अननोन सी बड़ी अल्लड़ सी कुड़ी, अच्छा 1.5 साल नाल भी झगड़ा करदी सीगी, कुड़ियां नाल भी मुंडियां नाल भी झगड़ा करदी सी, मुंडियां नाल तो खैर पहले तो झगड़ा करदी सीगी। अच्छा तो ख्वातीन के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी इनकी आलल उमरी से ही। अच्छा। तो इनका 72 नंबर आया तो मुझे कहने लगी कि मैं तो इलेक्ट नहीं हो सकती। मैंने कहा आप इलेक्ट होंगी, आपके हाथ पर मुकद्दर की लकीर अच्छी है। तो आप ऐसे करें कि रोजनामा इंसाफ के आजकल जो हस्बे हाल के है ना जुनैद सलीम एंकर साहब, जी जुनैद सलीम साहब, जुनैद सलीम साहब मेरे प्यारे मेहरबान दोस्त हैं। तो उनके जो ससुर मियाँ हैं वो हैं सियालकोट के प्रोफेसर अमीन साहब, जमात प्रोफेसर अमीन के इस्लामी। दामाद हैं हम्म इस्लामी से। और उनकी मेरा मतलब ये बड़े प्यारे दामाद के। हम्म। अच्छा, तो इनके पास भेजा तो फिर वो 72 से 27वां नंबर इनका लग गया अच्छा और सब ये एमएनए इलेक्ट होकर असेंबली में चले गई। अच्छा, फिरदौस आशिक अमान की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि ये दरगाह बेफैज है, अच्छा। इसलिए कि इलेक्ट होने पहले ये शुमार चक्कर लगाया तो मैंने कहा बीबी अब आप इलेक्ट होने के बाद तो नहीं मिलेंगी। तो ये फिर मुसलसल राब्ते से बाहर रही। जब ये बाहर तशरीफ लाई तो फिर उसके बाद इनसे मुलाकात हुई। अच्छा। फिर जब मुलाकात हुई तो फिर मेरे घर पर भी तशरीफ लाई 2-3 मरतबा। अच्छा, फिर उसके बाद फिर चले गई, फिर आ गई। और अब ये जब आई तो मैंने इन्हें कहा कि पीटीआई ज्वाइन ना कीजिएगा, अगर ज्वाइन करें तो इनके प्लेटफॉर्म से तो आप इलेक्शन हार जाएंगी। और ये इलेक्शन हार गई। हाँ, और जब इलेक्शन हार गई तो इलेक्शन हार गए। ये रीसेंट जो इलेक्शन हारा है इन्होंने, जी जी मैंने जी। कहा जी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से तो इलेक्टेबल में आप इलेक्शन हार जाएंगी। और ये 2012 का जो वीडियो डाला है इसको भी जरा गौर से सुनिएगा कि 2019 में अप एंड डाउन के बाद थोड़ा सा आगे चलकर बेहतर और फिर उसके बाद रावी लिखता सब चैन वाली कैफियत आ जाएगी। फिर उसके बाद इनकी मेरी मुलाकात इन्हीं के फ्लैट पे बड़ी एक लंबी तवील मीटिंग हुई और ये 3 दिन तक मुसलसल फोन करती रही। तो मेरे एक दोस्त हैं इरम शहजाद, तो वो हाँ मुझे जी। कहने लगे कि मोहतरमा को आप टाइम क्यों नहीं दे रहे। मैंने कहा मैं एक तो मसरूफ हूँ और दूसरा अब ये जब मैं टाइम दूंगा उसी वक्त ये बिल्कुल मेरा मतलब हमतन गोश मुझे सुनने के लिए तैयार होंगी। मैं आज टाइम दे दूं या 5 दिन के बाद, फिर उसके बाद ये जब इलेक्ट चली जाएंगी काबीना में तो फिर ये उसके बाद मेरा फोन भी नहीं सुनेंगी। ये इनकी सबसे बहुत बड़ी खूबी है। मुझे इरम शहजाद कहने लगे नहीं ऐसी बात नहीं हो सकती। इनको इन्होंने रात 1 बजे भी फोन किया, फिर 2 बजे फोन किया। मैंने कहा मैं मसरूफ हूँ, कल आऊंगा। फिर अगले दिन कहा कल आऊंगा। फिर उससे अगले दिन गया तो इनकी फिर मेरी मुलाकात पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी के घर में भी हुई। तो इन्हें बताया कि अल्लाह की मेहर आज हम आपसे गपशपे लगा रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब आप काबीना से बाहर आएंगी तो फिर गपशप होगी। और अब इनके साथ हमारी गपशप होगी। और काबीना में आने के बाद मैंने इन्हें कभी फोन नहीं किया। तो इरम शहजाद ने मुझे कहा कि एक दिन फोन करके देखो। तो मैं इनके पिछले दिनों एज 53 में हो चुकी तो देख रहा था कि या इनका मतलब डीरेल होने वाले मामला दिखाई देते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने इन्हें कॉल की। तो ये इनकी आवाज आ रही थी और इनके वो पीए ने कहा कि मैं आपकी बात करवाऊंगा। तो हस्बे तौफीक जब ये इक्तदार में होती हैं तो फिर उन लोगों के साथ बात नहीं करती जो लोग जिन लोगों को ये सीडी बनाती हैं। तो लिहाजा इनकी ये बहुत बड़ी खूबी है। जी फरमाइए। जिस तरह वो आप ही कहते हैं कि अगर पीर और जो सियासत जो है वो सियासतदान अगर वो टाइम पे फायदा ना दे या टाइम पे फैज ना दे तो उसकी जो कशिश है, उसकी जो अट्रैक्शन है और उसकी जो उसमें जो एक एलिमेंट ऑफ जो है वो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाती है। बहरहाल नहीं, बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह से है कि मैंने एक सीधा सा सिलसिला रखा हुआ है। मैं इन तमाम सियासतदानों से फीस चार्ज कर चलो ये तो हो गया। अच्छा जनाब अब हम आते हैं क्योंकि फीस चार्ज कर देता हूँ, मुझे पता है कि ये मिले ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इनको काम हो तो मैं अपनी फीस चार्ज करता हूँ और फिर दोबारा मैंने फोन नहीं करता। मैंने इनकी तारीफ बयान की है, ये कोई इनकी
मेरा नहीं मतलब माशाल्लाह, बड़ी है कोई। जबरदस्त किस्म की खातून है। अच्छा, हम आते हैं जो है वो इनके जो है वो हाथों के साख्त पे। मेरे पास आपके दिए हुए प्रिंट्स मौजूद हैं। और जी, तो जनाब सबसे पहले तो हम जो है वो ये बात करते हैं कि आपने अपनी बायोग्राफी के अंदर भी आपने मेंशन किया था डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से कि या ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जो है वो ये लड़ना चाह रही थी, और इसमें जो आज है भी मैं वही बात कर रहा जी, हूँ तो जी। इनके हाथों की साख्त के हवाले से पहले कुछ हम जरा बात कर लें। आपके सामने इनके हाथ पर स्क्रीन पे आ रही है, स्क्रीन आ रही है आपके पास? जी बिल्कुल आ रही, मुझे अच्छा, जुबानी भी याद है जी इनके हैंडल तो। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी। इनके हाथ पर सारे के सारे उभार नुमाया, हुँ, बुनियादी तौर पर बड़ी दबंग खातून है। हुँ, उंगलियां इनकी बिल्कुल सीधी, और इनकी तीसरी और चौथी उंगली के दरमियान फासला बहुत ज्यादा पाया जाता है, हुँ, जो आउटस्पोकन और तीसरी और चौथी। जबरदस्त किस्म के अपने फैसलों में खुद मुख्तार लोग होते हैं। उनके बारे में हम पामिस्टों की ये राय है। हुँ, हुँ, और बिला शक शुबा माउंट ऑफ मरकरी और माउंट ऑफ जुपिटर प्रोमिनेंट और अंगूठा लंबा, लीड करने की सलाहियत तो बर्थ फिरदौस आशिक के हाथ पर थी है और लाइफ टाइम रहेगी। बल्कि मैं इनके बारे में ये बात बताता चलूं, चूंकि मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। इस हुँ, दफा तो इनका ये प्रॉब्लम नहीं था कि इन्हें क्यों नहीं एडजस्ट किया जा रहा। हुँ, प्रॉब्लम ये था कि मुझे एडजस्ट ना किया गया तो फिर मैं क्या करूं। अच्छा, तो अब इक़्तिदार से ज्यादा अहम चीज इनके लिए जो है ना, वो थी कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है। तो अच्छा अब लेकिन थोड़ा सा वक्त इक़्तिदार में रहने के बाद क्या करना है उसके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लिया होगा। वल्लाह बिस्वाब जी अच्छा, सर। चलें हम इनको थोड़ी सी देर के लिए ज़रा जो है वो ज़रा बाद में इनको डिस्कस करते हैं। इनकी जो है वो माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर हम जो है वो एक ये क्या है, स्टार है, क्रॉस है? नहीं, माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर मैंने जो उस दौर में लिखा था एक लफ्ज स्टार लिखा था। जी। फिर उसके बाद राजा योग दरियाफत किए। अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो जब 32 राजा योग दरियाफत किए तो इनके माउंट ऑफ जुपिटर पर राजा योग की अलामत पाई जाती है। और ये बिला शक व शुबा आप इसको गौर से देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 घर वाला जो है ना, जबरदस्त जी, किस्म का एक मुरब्बा टाइप चीज बनती है। जी बिल्कुल। और ये इसको डबल सॉल्मर रिंग भी कहते हैं। और एक से ज्यादा अलामत इनके माउंट ऑफ जुपिटर पर पाई जाती हैं, हाँ, जिसमें हाँ। स्टार की अलामत भी मौजूद है। तो ओके। जो कैरू की पामिस्ट्री में पढ़ा गया वो ये है कि अगर इनके हाथ पर ये स्टार उठा लें तो ये राजा योग ना हो तो ये कभी भी मिनिस्टर नहीं बन सकती थी। तो जो अच्छा, लेटेस्ट न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट है ना जी, जी। उसमें जो 32 राजा योग बनाए गए हैं उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जो जमाना कदीम के हैंड प्रिंट किताबों में कैरो की पामिस्ट्री और अदर जितने भी मुसन्नफीन थे, उन्होंने जो 10-11 अलामत डिस्कस की, उन 10-11 अलामत में से एक भी अलामत मौजूद हो तो वो कहते थे बड़ा आदमी है। लेकिन हुँ, उन सब के हाथ योग की अलामत मौजूद है। अगर उन अलामत को उठा लिया जाए और राजा योग रहने दिया जाए तो वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे। अगर उन 10-11 में से एक अलामत रख दी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। जी सर। लेकिन इसमें उसको कि कैटेगोरिकली 101 अलामत में ले गए और 3 हिस्सों में हाथों को अब तकसीम कर दिया अलामत के हवाले से। जी सर। अच्छा, लेकिन अब इसमें जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि राजा योग की वजह से एक मुकाम और एक मर्तबा तो जो है वो आ गया। इसके साथ जो है वो हम या देखते हैं कि यहाँ पर अब मैं तस्वीर शेयर कर रहा हूँ सनलाइन को जो है वो हाइलाइट करके। तो जी। सनलाइन जो है वो इसमें कितनी जो है वो इम्पोर्टेंस होती है, उस वो स्पेसिफिक जो टाइम होता है कि शख्सी जो है वो करिश्मा तो होता ही है, लेकिन ये कि उसमें सनलाइन की जो तराश खराश है वो किस हद तक जो है वो मैटर करती है। अच्छा, किसी भी हाथ दो अ, और आगे चलकर तीसरा हिस्सा, पहला जो है वो अलामत नंबर 1, जी। नंबर 2 हाथ की साख, नंबर फिर लकीरों पे आते हैं। इसको बड़ा अहम कैरो और तमाम फन दशनासी के तालिब इलम समझते हैं, ये तीसरे नंबर पर आती हैं।
और इससे सिर्फ हम डायरेक्शन का पता लेते हैं। ओके। सनलाइन का मकसद है ये है किसी भी हाथ पर पाए जाने का कि उसके अंदर ख्वाहिश शोहरत व इक़्तिदार पाई जाती है। अब वो कामयाबी की भी अलामत है और शोहरत की भी अलामत है। हाँ, वो मैं अक्सर मैं देखता था कि खान साहब जब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते तो बीच में उचक उचक के जो है वो आ जाती थी, खान साहब मैं बताती हूँ। अच्छा जी। या खान देखिए साहब ये बात कर रहे अच्छा, इसी के आप ऊपर इसी में बात हम करते हैं कि ये मेरे पास अब तस्वीर एक आ रही है माउंट ऑफ जुपिटर की और इनकी चौथी उंगली ये बहजियत माउंट ऑफ मरकरी है। ओ सॉरी, माउंट ऑफ मरकरी। माउंट ऑफ मरकरी जो है ये देखें थोड़ा सा दबाव भी है और इसकी जो है वो हाथ जो है उंगली भी जो है वो उसके ऊपर दबाव इसके ऊपर है। तो आप इसके ऊपर बहसियत इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये गवर्नमेंट का दिफा करने में किस हद तक कामयाब रही है? अच्छा देखिए, पावर ऑफ स्पीक एंड स्पीच तो इनमें है ना, लेकिन बात यह है कि अब आपको मैं एक छोटा सा चीज शेयर कर लूं जो खास तौर पे उन मेरे नाज़रीन के लिए है और मेरे उन महबूब किस्म के दोस्तों के लिए जिन्हें फन दशनासी के शौक है। मैं इन्हें अपने महबूब समझता हूँ जिन्हें फन दशनासी का शौक है। इस तरह से है कि इनकी फोर्थ फिंगर की ऊपर वाली पोर जो है ये भारी है जी। जिनकी पोर भारी होती है और लंबी होती है और पुरगोश्त होती है, तो ये गुफ्तगू तो करना जानते हैं और दबंग किस्म की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन तीसरे दर्जे की होती है। बिल्कुल सही। अगर ये पहली पोर जिसे तीसरी उंगली की कहा जाता है दरमियाने दर्जे की हो, तो ये जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आमियाना से ऊपर और अहम से नीचे होती है तीसरी पोर। अगर ये नोकीली और दोनों पोरों की निस्बत थोड़ी सी लंबी भी दिखाई दे और नीचे माउंट ऑफ मरकरी भी प्रोमिनेंट हो, तो इन लोगों में पावर ऑफ स्पीक एंड स्पीच आम लोगों की निस्बत बहुत ज्यादा कमाल की और फिल बदी बोलना जानते हैं, लाइक जुल्फकार अली भुट्टो। तो चूंकि इनके हाथ पर है, वो मैंने खास तौर पर जो हैंड प्रिंट डाला हुआ है, ये जो आप दिखा रहे हैं जी। तो ये मेरी हैंड प्रिंट बुक में भी लगा हुआ है। तो ये वाला जो आप दिखा रहे हैं, ये वाला दिखा रहे हैं, जो इसकी मैंने स्पेशली इस फिंगर को इसलिए दिखाया है कि ये ऊपर वाली पोर थोड़ी सी भारी है, पुरगोश्त है। इसका मतलब है दबंग बोलना तो जानती हैं, लेकिन गुफ्तगू जो है वो तीसरे दर्जे की होती है। वल्लाह अल बिस्वाब। फिरदौस आशिक अवान साहबा से मैं इंतहाई माजरत के साथ बात करूंगा, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को समझा रहा हूँ, तो इसमें अगर कोई बात आपकी इत्तिबा पर नागवार गुजरे तो उसकी मैं माफी चाहूंगा। तीसरे दर्जे की लफ्ज इस्तेमाल करने से यह है कि पहली, दूसरी और तीसरे दर्जे की गुफ्तगू होती है, तो हम इसी पोर से पढ़ते हैं। तो चूंकि अब ये लोगों को दिखाया जा रहा है और फन दशनासी के शायकीन भी देख रहे हैं, तो उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए आपने किसी भी चीज का माइंड नहीं करना, बल्कि आपका मेरा सफर पहले भी बहुत पुराना है। तो चूंकि हैंड प्रिंट बुक में आपका प्रिंट लगा हुआ है, तो ये अगले तरमीम तक, अगली तरमीम 500 साल, 700 साल, 1000 साल के बाद होती है, तो आपका मेरा मरने के बाद भी साथ तो रहेगा ना, इसलिए कि आप मेरी हैंड प्रिंट बुक में मौजूद रहेंगी। जी अच्छा। अच्छा, इसके अंदर ये देखें, ये जो दूसरी पोर है, ये इसको आप क्या अपना इसको पतली कमर कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? अच्छा, ये दूसरी पोर जो है ये बेसिकली लंबी है, पतली कमर नहीं है। अच्छा। और तीसरी पोर भी इनकी प्रोमिनेंट है। इनकी तीसरी उंगली ही प्रोमिनेंट है, ताकतवर है, और नीचे उभार भी ताकतवर है। और ये देखें, तीसरी और चौथी उंगली के दरमियान फासला भी काफी पाया जाता है और अमूल खत भी है। ये अमूल खत बुनियादी तौर पर किसी भी शख्स के एक जमाना कदीम में नक्शे थे, फिर उसके बाद कहा जाता था कि ये सर्जन की अलामत हैं, लेकिन मैंने इसको बारहा मर्तबा हर हाथ पर जब देखा, सर्जन और डॉक्टर के हाथ पर नहीं जरूरी देखा, तो इसको कहा कि ये बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की अलामत है। और वो किस हद तक किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटर है, वो उंगली की लंबाई, उस पर गोश्त और उसके साथ पाए जाने वाले हाथ की साख्त और फिर माउंट ऑफ जुपिटर से अंदाजा लगाया जा सकता है। वल्लाह अल बिस्वाब।
चलें, ठीक हो गया जी। आगे आगे चलते हैं हम अगली ड्राइंग पे। अच्छा जी, एक जनाब यहाँ पर बड़ा तुसी औखा ते लंबा सा भरिया खैरते हैगी है भाई मैंने क्योंकि कहा आज हम पामिस्ट्री को देख रहे हैं तो हर हर एंगल से उसको देखे इनके हाथ को। नहीं, क्योंकि ये जब निसरत थी तो आप पीटीवी में हुआ करते थे, तो कहीं हुसैन तो नहीं को पहुंचा राजा नहीं नहीं परवेज नहीं, मेरे अशरफ? मेरे नहीं मेरे दौर में ये आपके पीटीवी दौर में में नहीं नहीं थी है। थी, नहीं, मेरे आपके मेरे दौर में दौर में नहीं थी, मरियम क्योंकि औरंगजेब आप साहिबा राजा थी। परवेज अशरफ के बाद आए थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अपना वो आप कौन राजा परवेज थे? अशरफ के बाद आए थे पीटीवी में। हाँ यस जी, यस, परवेज हाँ रशीद साहब थे और उस वक्त उसके बाद फिर मरियम हाँ औरंगजेब हाँ, साहिबा आई। यस यस जी यस, जी, आप राजा परवेज अशरफ साहब के दौर में आए थे ना जी हाँ पीटीवी जी, में। मैं इस पे कोई कमेंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स के किरदार पे और उनके जो मामला पे नहीं करना चाह नहीं रहा। नहीं नहीं, टीवी किरदार से पे भी मेरे बड़े अच्छे कोई भी ताल्लुकात हैं। कमेंट्स नहीं करते, खास तौर पर ख्वातीन जो हैं हमारे लिए जी इंतहाई काबिल एहतराम है, जी। और मर्द और जन काबिल एहतराम है, बल्कि जो हमें हाथों के प्रिंट दे दे वो इंतहाई गैर मामूली काबिल एहतराम होते हैं। अच्छा, अब ये जो तो है वो हम इसलिए कमेंट्स तो देखते हैं नेगेटिव करते ही नहीं है जी। कि ये जनाब आपका जो माउंट है, माउंट ऑफ मून, मून, ठीक है जी, या और माउंट ऑफ मून में है और इस पे ये एक गिरदाब है जी। या इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? अच्छा, इमेजिनेशन है, क्या है ये? मैं आपको बताता हूँ कि ये जितनी भी लकीरें हैं, इसको मेरे फन दशनासी के स्टूडेंट समझ लेना है कानून के मुताबिक। ये बुनियादी तौर पर आप देखिए कि माउंट ऑफ मून पर है, और मून का ताल्लुक पावर ऑफ क्रिएशन से है, अच्छा और ये जितने मोटे नजर आ रहे हैं ये जिल्द को खुरदरा बनाते हैं हाथ की को। अच्छा। जब यूं करके हाथ फेरेंगे ना तो यहाँ जिल्द खुरदरी नजर आएगी। ये बारीक रेशमी लकीरें, यानी जो लकीरें हम मोटी लकीरें पढ़ते हैं, जी उसकी जिल्द के ऊपर जो है ये बारीक रेशमी लकीरों की तय होती है, जिससे लकीरें बनती बिगड़ती हैं। बिल्कुल तो सही। ये लकीरें बनने और बिगड़ने के काम आती हैं, और इसकी तह से पता चलता है कि हाथ की साख्त कौन सी है, जिमनी साख्त कौन सी है। अब इनकी हाथ की जिमनी साख्त जब माउंट ऑफ मून पे आएंगे तो इनमें पावर ऑफ क्रिएशन जो है वो तीसरे दर्जे की पाई जाती है, जबकि माउंट ऑफ जुपिटर पर इनके हाथ की साख्त जो थी वो बड़ी मुलायम, जो इक्तदार के हवाले से थी, वो उन्हें मिला। लेकिन उसके बाद जब इस उभार पर आते हैं तो ये माउंट ऑफ मून है, तो यहाँ जिल्द खुरदरी हो गई। एक बात याद रखिएगा कि हाथ पर पूरे का पूरा रेशमी नहीं होता, किसी जगह हाथ खुरदरा भी बनता है, तो वो इसी बारीक जो एक रेशमी लकीरें दिखा रहे हैं आप जी उसका है। और अब आप बात पूछना चाह रहे हैं जो इसके हाथ, इनके हाथ पर लूप बना हुआ है, जी, ये जो लूप बना हुआ है जहां ये आप दायरा लगा रहे हैं, जी बिल्कुल इसी इसका तरह। मतलब हरगिज कोई भी किस्म का नेगेटिव नहीं है। जमाने कदीम की किताबों में बहुत कुछ इस लूप के बारे में लिखा गया कि ये लोग ज़हनी मरीज होते हैं। अच्छा कुछ ने इसको कहा कि ये इस माउंट की ताकत को बहुत ज्यादा 10 गुना पावरफुल बना देते हैं। अच्छा। लेकिन मेरे अपने जाती मुशाहदे में आए है कि यहाँ इसका लूप बनता हो तो ऐसी गिरा लग जाती है कि यहाँ से किसी भी लकीर का जो नई बनती ताने बाने और पेवंदकारी का काम देती है, इंतहाई गैर मामूली और मुश्किल अमर है, और प्रेडिक्शन करना उनके लिए आसान हो जाता है कि यहाँ से कोई भी लकीर नहीं गुजर सकती जो नीचे को आएगी या ऊपर को निकल रही है। वल्लाह अल बिस्वा। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। इस अच्छा लूप को बहुत मुसन्निफीन ने बहुत कुछ इसके बारे में लिखा, लेकिन प्रैक्टिकल पामिस्ट्री में एक टके की इसके कोई फीडबैक नहीं आया जी, और ना ही बिल्कुल। अमली तौर पर हमने देखा कि इसका कोई अमली एतबार से कोई चीज नजर आई हो जी। अच्छा जी, अब आगे हम जो है वो चलते हैं और थोड़ा सा जरा जो है ना उसके बाद हम दूसरे जरा मामलात को जो है वो छेड़ें। आगे आपको डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा आपको मजीद पॉलिटिक्स में नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह हाँ, आपने पॉलिटिक्स में पूछा। तो जब तक जिंदा है रहेंगी, पॉलिटिक्स में किस तरह से जा सकती हैं, इसके अलावा उन्होंने करना क्या है मुझे ये नहीं, बताइए। लेकिन इसमें जो है वो ये है कि शुरू ये हुई मुस्लिम लीग काफ से, और उससे पहले जो है वो आपने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा कि ये उस वक्त भी थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि नून लीग ज्वाइन करें, काफ लीग ज्वाइन करें, या फिर पीपीपी के प्लेटफॉर्म से जो है वो आए, और फिर पीटीआई। तो ये नजरियाती तो नहीं जो है वो ये सियासी तौर पे जो है वो है ये कि इसके ऊपर आप कुछ कमेंट करेंगे? आगे आपको ये पीटीआई का नजर देखिए आएंगे, बात क्या यह चल है कि रहा था? जब इन्हें
कहा गया कि पीपल्स पार्टी को आपने ज्वाइन नहीं करना, आप मेरी गुफ्तगू सुने तो यहीं से सारा कुछ नतायज अखज़ हो जाते हैं कि इन्हें कहा कि आप काफ लीग ज्वाइन कर ले, इन्होंने काफ लीग ज्वाइन कर ली। फिर इन्हें कहा गया कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से आप इलेक्शन न लड़िएगा, हार जाएंगी। तो इसका मतलब है तब ये पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के लिए मेरे पास तशरीफ लाई होंगी मशरे के लिए, तो इन्हें कहा गया कि यहाँ इलेक्शन तो आप हार जाएंगे इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, जब इलेक्शन हार गई तो डेफिनेट इन्होंने पूछा होगा कि अब कौन सी जमात मुझे ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने इन्हें मशवरा दिया था कि आप कोई भी दूसरी जमात ज्वाइन मत कीजिएगा, आप इसी पीटीआई में रहिए, आपके लिए द बेस्ट है। अच्छा, तो इसका मतलब है जमात तो उनके लिए ना मसला कल थी, ना आज है, और ना आने वाले कल में होगी। तो अब नजरियाती हैं या नहीं है, यहाँ पॉलिटिशियन नजरियाती थर्ड वर्ड में होते ही नहीं है। ये सिर्फ फरदौस अमान की बात तो ना करें, यहाँ तो पॉलिटिशियन नजरियाती होते ही नहीं है जी। हम सिंगल आउट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं इस हवाले से। हाँ जी, तो ये होते ही नहीं है यहाँ पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड के जो पॉलिटिशियन है ना जी, ये नजरियाती होते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। चले अब जो है वो हम फिरदौस आशिक, अच्छा चलें छोड़ें, इसके ऊपर हम बात जो है वो फिर दोबारा कभी करेंगे। तो आगे आपको मुस्तकबिल करीब में आपको इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल आपको गवर्नमेंट के अंदर जो है नजर आ रहा है आपको? देखिए ना, बात यह है कि फिर बात वही है कि पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख के जब 53 में इनके पर मुकद्दर की लकीर डिस्टर्ब होने के बाद आगे चलकर फिर जिग जैग होते हुए कहीं ना कहीं एक ऊपर जाकर अब चूंकि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम कर रहे हैं जहां से कोई भी इनके बारे में जो नुक्ता है नजर मुस्तकबिल के हवाले से पेश करूंगा, तो वो वीडियो 2012 का सुन लें, उनके लिए यही काफी है। हाँ जी, 2012 का वीडियो सुन लें, वही काफी है। तो मजीद राय जनी न की जाए तो बेहतर है जी सर। डन होगी। चले जनाब, हम छोड़ते हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा का किस्सा और हम अब करते हैं थोड़ी सी पॉलिटिक्स के हवाले से एक जनरल किस्म की गुफ्तगू, क्योंकि आपकी जो बायोग्राफी है उसमें बेशुमार जो है वो आपने पॉलिटिशियंस के आपने हैंडप्रिंट्स आपने मेंशन किए हैं आपने, और इसके अलावा जो है हम लोगों ने बेशुमार उस पर प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने किए। फिरदौस आशिक अवान को पहले दिन से लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। जब मेरी इनकी मुलाकात हुई ना, तो तब मैंने कहा जब तशरीफ लाई है मेरे ऑफिस है, तो तब से अब तक इनको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं, और वो हमेशा इक्तदार के ईमानों का हिस्सा रही है, ये बात याद रखिएगा। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मैं ये जो है वो पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि सियासतदान पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आपने जैसे कहा कि नजरियाती तौर पे तो कोई भी सियासतदान नहीं होता, हर बंदा थर्ड वर्ल्ड में लफ्ज इस्तेमाल किया, थर्ड वर्ल्ड में बिल्कुल सरकमस्टांसेस के हिसाब से कोई चीज जो है वो आगे पीछे हो जाती है तो वो कोई नजरिया फिट हो जाता है, अदरवाइज कोई इस तरह की कोई बात है नहीं है। लेकिन इस सारे चक्कर के अंदर हम लोग जो है वो ये देख रहे हैं कि पिछले काफी सालों से तकरीबन 10-15 सालों से हमारी जो कौम है वो अब पाकिस्तानी उतनी अपने आप को जो है वो नहीं महसूस करती जितनी वो एक पार्टी और सियासी नजरिए के हिसाब से अपने आप को मंसूब कर लेती है। मैं भी पिछले दिनों खान साहब, इमरान खान साहब जब कुआलालंपुर आए तो मुझे दावत मिली पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से, तो मैं उनकी जो है वो लेक्चर उनका सुनने चला गया एक यूनिवर्सिटी में ना, इमरान खान साहब का। तो वहां जाके जो है मैंने देखा कि वहां पर वो लग नहीं रहा था कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं ऑडियंस वाइज ना, उनका तो जाहिर है कि स्टेचर प्राइम मिनिस्टर का उनको प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन जो ऑडियंस में जो है वो जो लग रहा था कि वो पीटीआई के ही जो है वो कोई लीडर है। वो वहां पर कोई बंदा मुझे पाकिस्तानी नजर नहीं आया, मुझे वहां पर सारे पीटीआई के कारकुन ही मुझे नजर आए मुझे। तो अभी भी जब भी हम बात करते हैं तो जो हमारे जितने फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि जनाब के लोग जो है वो यहाँ जो है वो पीटीआई के हैं, या प्रो नून लीग हैं, या प्रो पीपल्स पार्टी हैं, या प्रो आर्म्ड फोर्सेस हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी कहीं नजर नहीं आता। तो ये सियासतदानों ने डेलिबरेटली ये काम सारा किया है कि सारी कौम को तकसीम करके रख दिया, या ये क्या हुआ? नहीं, देखिए पार्टियों में कौम तकसीम होती है, जब पार्टियां रहे तो कौम तकसीम नहीं होती, पार्टियां कौम तकसीम करती हैं। अच्छा, ये पता नहीं किस नजरिए से आपने हुक्म फरमा दिया। बात यह है पैराडॉक्स बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बारे में एक बात याद रखिएगा कि अब मुस्तकबिल में वो जो एक
प्राइम मिनिस्ट्री होती थी ना, कि ये प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, इस ये प्रोटोकॉल को खत्म करेंगे। लोग अब भी कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्ट्री के चक्कर में फंस गए हैं। असल में क्या है, इनके हाथ पर सारे के सारे उभार नुमाया। इनके बारे में मेरी वही ओपिनियन है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में खेलना जानते हैं इमरान खान साहब। और हाँ, मुश्किल से मुश्किल हालात में खेलना जानते हैं, इसी तरह से जिस तरह से 5 रोजा टेस्ट मैच खेलते हैं। बिल्कुल सही। अब होता क्या है कि इनको शुरू से आदत है अपनी फील्ड चेंज करने की, अपनी फील्डिंग चेंज करते रहते हैं। बिल्कुल सही। अब जब ये अपने घर से बाहर आते हैं ना, तो ये एक माइंड मेकअप करके आते हैं कि मैंने सब कुछ गरीबों के लिए करना। ये मैं आपको बड़ी पक्की सी खबर दे रहा हूँ। नहीं, मैं सब कुछ गरीबों के लिए करना है। लगता हूँ। बिल्कुल सही। जब ये अपने मुसाहिबीन के साथ आकर बैठ जाते हैं ना, तो वो फिर कहते हैं जी कि हमें कुछ पॉलिटिकल माइलेज भी हासिल करने चाहिए। अच्छा। वो आहिस्ता 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 चीजों को करते 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 यहाँ तक ले जाते हैं कि लोगों को सिर्फ फिर पीटीआई याद रह जाती है और पीटीआई ही नजर आती है, जबकि एक वाहिद उनमें शख्सियत है जिनका नाम इमरान खान है, उनके जहन में किसी भी किस्म की कोई पीटीआई नहीं। इसलिए कि जब मियां शहबाज शरीफ तशरीफ लाए पाकिस्तान, तो मैंने कहा था कि मियां साहब के बारे में एक बात याद रखिए। मियां साहब को गुज़ारिशात में ये पेश किया, ऑन एयर गया था मैं मुबश्शिर लुकमान के साथ, कि खान साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि खार वो जिम्मेदारी जो नाकामियों की सूरत में किसी पर नहीं डालते, खुद कबूल करते हैं कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ। बिल्कुल सही। तो कामयाबियां भी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ये भी वैसे नवाज शरीफ बड़ी बात है कि बंदा कहे कि जी ये तमाम जो है वो नाकामियों का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, लेकिन ये भी बड़ी कमाल आपने बात की कि तमाम तर कामयाबी का क्रेडिट भी सिर्फ मेरा ही है। इसलिए कि जो शख्स नाकामियां कबूल करता है वो अपनी कामयाबियों में किसी को शेयर होल्डर नहीं बनाता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हर चीज एक दूसरी चीज से मंसलिक होती है। बिल्कुल सही। अब छोटे मियां साहब तशरीफ लाए थे कि शायद कोरोना के सिलसिले में एक गठजोड़ बना के तो उसके बाद एक सक्सेस स्टोरी बनाई जा सकती है। उनको पता नहीं था कि जिस शख्स से जाकर पाला पड़ेगा उस शख्स का सिर्फ एक ही मोटो है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो ठीक है, अगर नहीं ठीक तो इसका जिम्मेदार मैं हूं, अगर ये सक्सेसफुल है तो इसकी सक्सेसफुल के होने का राज भी मैं ही हूं। अच्छा, बिल्कुल अब सही। आपको ये बदलते हुए हालात आहिस्ता आहिस्ता नजर आएंगे, इसलिए कि ये जो अपनी फील्डिंग चेंज करते रहते हैं ना, अब फील्डर को पता चल जाना चाहिए कि उन्हें काम करना पड़ेगा। इस वक्त तक उन्हें ये कहते रहेंगे कि ये घर से जो एक माइंड मेकअप करके आए हैं उस माइंडसेट को तोड़ा जा सकता है कि हमने कौम के लिए कुछ करना है, पीटीआई के लिए नहीं करना, तो ये छोड़ दें। ये माइंडसेट बड़े लंबे देर तक नहीं चलेगा। ये खुद ब खुद जो मुसाहिबीन तोड़ना चाहते हैं वो नाकाम होंगे। खान साहब अपनी जगह पे फिर दोबारा यू टर्न ले लेते हैं, वहीं जा जाते हैं। नहीं होता तो वो अपना खिलाड़ी बदल लेते हैं। जी सर। यानी पीटीआई जागीर तरीन के बारे में भी मैंने गुजारिश पेश की थी, हालांकि अभी तक वो 25 तो गुजर गई। मैं अब भी यही कहता हूँ किधर की तो पार्टी में। हाँ, हम तो सारा टाइम 25 तारीख को मौलाना साहब ही डिस्कस कर रहे थे वो तरीन साहब किधर गए। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि कोई पार्टी में रहे कोई ना रहे, हाँ मीडिया कोई से आए, हाँ जी, कोई जाए, खान साहब को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखिएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उनके एक अपने गोल हैं, वही कर रहे हैं, बस अल्लाह खैर सलाह। बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल जो है वो जुनेद साहब की तरफ से आया है कि अगर किसी के हाथ पे सारी अलामात ठीक हो लेकिन राजा योग ना हो तो तब भी वो जो है वो बहुत बड़ा मुकाम माशरे के अंदर पैदा कर सकता है या नहीं? वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, सारी अलामात से मुराद उनकी अच्छी लकीरें हैं, अच्छी साख्त वाला तो होता ही एडमिनिस्ट्रेटर है, क्लास से शुरू होता है।
तो जब सारी अलामत अच्छी हों तो वो फिर राजा योग अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बॉटम लाइन में सारे का सारा वीआईपी है, ऊपर वाले हिस्से में नहीं, दो हिस्से हैं, तो उसकी जिंदगी में तर्ज बुदोबाश, रहायश और असबाब आसाइश तो वीवीआईपी होंगे। अब जरूरी नहीं इक्तदार हो, जरूरी नहीं कि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का वो चेयरमैन बने, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स का चेयरमैन बने, तो ये जिंदगी की सहूलियात तो उसे सारी मुयस्सर रहेंगी। वल्लाह अलम बिस्वाब। बिल्कुल सही। और अगर उसके बरक्स अगर हाथों की लकीरें अगर उतनी जो है वो साथ ना दे रही हो, लेकिन राजा योग हो, तो बंदे के अंदर वो एक रहती है, एक अर्ज कि मैंने कुछ करना है, चाहे कुछ अगर मामला किसी बन भी शख्स के रहे हाथ हो ना पर हो। राजा योग हो तो एक बात याद रखिएगा कि उसके हाथ की साख्त अगर लोअर मिडिल क्लास की है तो वो खाना बदोशों का बेताज बादशाह होता है। हाँ, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ वो एक अर्ज रहेगी, उसके अंदर वो एक नेग रहेगा उसके अंदर। ना बिल्कुल ना सही। ना ना ना, वो हाँ। खाना बदोशों का बेताज बादशाह होता है, और उसने बोस्की की 28 गज की पग बांधी होती है और डिप्टी को मिलने के लिए जा रहा होता है वो। हाँ, बिल्कुल सही। अगर लोअर मिडिल क्लास के हाथ पर राजा योग पाया जाए तो, बिल्कुल सही। अगर मिडिल क्लास के हाथ पर राजा योग पाया जाए तो ऐसे लोग बुनियादी तौर पर यूसी के नाजम और टॉप क्लास किस्म के दबंग नाजम बनते हैं, लाइक फिर आगे चलकर बड़ा नामो मकाम बनाते हैं। अब्दुल रशीद मेरे क्लाइंट ही हैं बड़े अरसे से, और वो जब पीटीआई ज्वाइन करना चाह रहे थे तो उन्हें को 20 साल पहले कहा गया है कि खान साहब तो इक़्तिदार में नहीं आ रहे, तो 18-20 साल की इनिंग्स के बाद कभी आएंगे तो वो उन्हीं के साथ लगे रहे, फिर अपोजिशन लीडर भी बने थे हल्की हल्की, मियाँ महमूद रशीद साहब। महमूद रशीद साहब, जी जी जी, हाँ, बिल्कुल। मेरे बड़े पुराने क्लाइंट हैं जी, हाँ हाँ अक्सर हाँ मुझे जी। विजिट किया करते थे, मिनिस्टर बनने के बाद भी विजिट करते रहे। हाँ हाँ। तो आजकल मैं फिर वो निकल गया दुबई, तो फिर उसके बाद कोई राब्ते में नहीं रहा उनके। जी सर। बिल्कुल ठीक। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह आप अक्सर कहते हैं कि निज़ाम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमारी अभी भी दुआ है कि अल्लाह करे कि निज़ाम जो है वो बेहतरी की तरफ ही जाए, और पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की अब कर ही रहा है। जब आप लफ्ज बेहतरी की तरफ कहते हैं तो उसमें जब मखलूत मुआशरा आता है ना, जी जी। तो 2 या 3% की अजारादारी तो खत्म हो जाएगी, तो कायनात का निज़ाम चलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये 2-4% की तो अजारादारी रहेगी ना, लेकिन एक हुँ, मखलूत मुआशरा बनने जा रहा है जिसमें इंसान की तलब जो है ना, वो 10 घर नहीं होंगे। हुँ, उसमें फिर अगेन वही कहूँगा कि वो अपने रिश्तों में मजबूती चाहेगा, और ये चाहेगा कि उसे भी कोई कहे कि मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, बिल्कुल सही, उन्हें भी कोई पूछे तुसी इस वेले किथे हो। तो बिल्कुल ये सही। दिन आने वाले हैं, बेफिक्र रहिएगा। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया। और कल हम इसी तरह से फिर एक नए टॉपिक से और एक नए पैटर्न के साथ, नए फॉर्मेट के साथ एक दफा फिर आएंगे। और कल भी थोड़ी सी जरा एक हटके एक जरा एक नया पर्सपेक्टिव आपको देने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। होती है मुलाकात। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।